वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके पास करेक्शन स्लिप नंबर 21 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। करेक्शन स्लिप नंबर 21 पार्ट 3 हम लेकर आए हैं आपके पास, जिसके अंदर जिसके अंदर हम लोग जो है एक न्यू चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको पढ़ेंगे हम लोग। इस करेक्शन स्लिप के अंदर देयर वर टोटल 38 पॉइंट्स। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 16 पॉइंट्स तक यानी 16 प्लेसेस जो जो चेंजेस एडिशन थे वो देखा था। पार्ट 2 में 17 से 37 देखा था। और आज पार्ट 3 में हम लोग जो है पॉइंट नंबर 38 विच इज नथिंग बट बेसिकली चैप्टर 15 है एमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजी आइटम्स। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा मैंने कहा कि पार्ट 3 हमारा इस करेक्शन स्लिप का जो है बेसिकली कोई पार्ट नहीं है, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था करेक्शन स्लिप लंबी होने की वजह से। तो हमने 2 पार्ट कर लिया है। अभी थर्ड पॉइंट हमारा जो है थर्ड पार्ट जो है हमारा वो चैप्टर नंबर 15 जो हमारे मैनुअल के अंदर आया है वो है दैट इज चैप्टर नंबर 15, है कि नहीं। तो एमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग जरा पढ़ेंगे। पैरा 1501 चैप्टर नंबर 15 का पहला पैरा है, पैरा 1501, दैट इज नथिंग बट कैंटेड टर्नआउट्स। कैंटेड टर्नआउट्स दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो रेलवे ट्रैक हुआ करता है, खास करके अगर हम बात करेंगे स्ट्रेट ट्रैक की या प्लेन ट्रैक कहेंगे, प्लेन ट्रैक का तो स्ट्रेट ट्रैक भी आ गया, कर्व ट्रैक भी आ गया, ठीक है। तो उसमें हमारे जो रेल्स होती है दे आर गिवन अ कैंट ऑफ 1/20। ना बेसिकली क्या है ये कैंटिंग का मतलब क्या है, यानी कि देखिए हमारी स्लीपर, जैसे मैं एक प्लेन स्लीपर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्लीपर बनाने की कोशिश की, ये इस प्रकार से नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपने गौर से देखा होगा तो थोड़ा सा इनर एज में इसको दबाया जाता है ना, है कि नहीं। इस तरीके से होता है। और जो हमारी जो रेल वगैरह जो लगती है इसमें, हमारी जो रेल लगती है कहाँ लगती है, यहाँ पे लगती है ना। कच्चा पक्का डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज दिस इज माई रेल, ठीक है। माई इंटेंशन इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, तो परफेक्शन शायद हो सकता है डायग्राम में ना हो, बट मे बी यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ना। तो कुछ इस प्रकार से रेले थोड़ी सी मैंने समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा कर दिया है। तो दिस इनर एज के अंदर इसको जो दबाया गया जिस अमाउंट से, इसका कैंट होता है 1/20। कितना? 1/20 का कैंट होता है कि नहीं। 1/20 का कैंट होता है जो इनर इनर लाइन में ये इसको लिया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कैंटिंग। अब इसके पीछे रीजन है कुछ, देर इज सम रीजन फॉर दिस, ठीक है। देर इज सम रीजन बिहाइंड दिस। व्हाट इज द रीजन? तो सेल्फ सेंटरिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है, स्ट्रेट ट्रैक है तो व्हील के अंदर ज्यादा वियर ना हो, एक ही जगह पे अगर एक ही पॉइंट पे अगर आप गाड़ी चलाते रहेंगे तो वहां पे व्हील के अंदर वियर ज्यादा हो जाएगा, तो पोजीशन चेंज करना रहता है। फिर जहाँ पे कर्व ट्रैक होता है तो आउटर एज में रेडियस ज्यादा चाहिए, इनर में कम चाहिए। इसके लिए ये बेसिकली 1/20 का कैंटिंग कहते हैं। व्हील के अंदर भी कैंटिंग होती है और अकॉर्डिंगली रेल भी कैंटेड करनी होती है, तो हम लोग स्लीपर को थोड़ा सा रेज कर देते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कैंटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटिंग। आपका जो भी प्लेन ट्रैक होगा, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो कर्व्ड हो, उसके अंदर 1/20 का कैंट होता ही होता है। बेसिकली हम लोग स्लीपर को कैंटेड बनाते हैं, जब वहां पे हम रेल फिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेल आल्सो गेट्स कैंटेड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन टर्नआउट जो आज की तारीख में हमारे भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवेज में अभी जो टर्नआउट हमारे पास है, वहां पर टर्नआउट पोर्शन में किसी भी प्रकार का कैंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। आप सभी लोग अच्छी तरह से भली बात परिचित होंगे। प्लेन ट्रैक की स्लीपर आपने देखा अगर होगा तो इस तरीके से, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा रेज्ड होते हैं एजेस और ये 1/20 का कैंट होता है। लेकिन अगर आप टर्नआउट के स्लीपरों की बात करेंगे, टर्नआउट के स्लीपरों की अगर आप बात करेंगे तो वो बिल्कुल इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। यानी कि यहां पर जब अभी रेल लगेगी हमारी तो ये कुछ बिल्कुल ऐसा, देर इज नो कैंट एट ऑल, किसी भी प्रकार का कोई भी कैंट इसमें नहीं होता, बराबर। कैंटलेस होता है बेसिकली, देर इज नो कैंट प्रोवाइड एट ऑल, बिल्कुल भी कैंट इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अभी जो करंट है, चाहे वो आईआरएस हो चाहे वो थिक वेव्स हो ना, ओवर राइडिंग स्विच हो चाहे वो थिक वेव स्विच हो, ठीक है। ओआरएस या थिक वेव, दोनों ही केसेस के अंदर स्लीपर्स आर कैंटलेस, स्लीपर्स आर कैंटलेस।
लेकिन यहाँ जो बात हो रही है दोस्तों कैंटेड टर्नआउट की हो रही है। अब देखिए कैंटलेस टर्नआउट बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि टर्नआउट में जो ट्रेन का जो एंट्री एग्जिट होता है दिस इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसका डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वहां पर आपका जो है टंगरेल का थिकनेस कहीं चेंज होता है, कहीं रेडियस आपका चेंज हो रहा है स्विच पोर्शन के अंदर, लीड पोर्शन में जा रहा है, फिर कुछ वेरिएबल रेडियस है कि नहीं, अलग अलग चीजें हैं। आपका जो है टंगरेल का टिप को लो करना है, जीओएच पे लेके जाना है, लेवल करना है, फुल हेड लेना है, ट्रिम करना है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, है कि नहीं। एंगल ऑफ अटैक वगैरह को देखना है, थ्रो को देखना, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो हमने चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो करके हमने भारतीय रेलवे में क्या किया, ऑल दो व्हील के अंदर कोनिंग तो है ही, व्हील तो कोन्ड है ही, लेकिन हम लोग अब तक जो है कैंटलेस टर्नआउट स्लीपर्स हम लोग बना रहे थे ना, कैंटलेस टर्नआउट। अब कैंटलेस टर्नआउट है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये एक रेल ले लिया मैंने, समझो ये मेरी रेल की हेड है। अब मेरी जो ट्रेन की व्हील है, मेरी जो ट्रेन की व्हील है, जैसे मैं उसको यहाँ पर भी बनाता हूं, अब वो तो कैंटेड है ना, वो तो कैंटेड है, तो वो किस तरीके से हो जाएगी, वो किस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप अगर यहाँ गौर से देखेंगे ना दोस्तों, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो यहाँ आप पाओगे कि एक इनर एज पे ही पूरा का पूरा हेड पे जो है ना, रेल का जो हेड है उसके इनर एज पे ही पूरा का पूरा लोड आ रहा है, यानी कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, जिस वजह से क्या होता है कि ये जो पोर्शन के अंदर वियर ज्यादा देखने को मिलता है। आप चाहे टंगरेल देख रहे, स्टॉकरेल देख ले, आप देखते होंगे अंदर का हिस्सा ही खराब होता है टर्नआउट्स के अंदर। वाई देर इज अ रीजन, रीजन ये है कि भाई जो व्हील जो है उसका जो ट्रेड है 100% सीट नहीं करता। होना तो उसको ऐसा चाहिए था कि ये समझो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये रेल का, तो इसको होना तो ये चाहिए था कि जब आप व्हील लाके लगाते हैं इसके ऊपर, जब सीट करती है व्हील, तो इट शुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, कैसा, उसको पूरा 100% ऐसा आके इसके साथ बैठना चाहिए था। बट क्योंकि वो कैंटेड है, क्योंकि वो कैंटेड है और हमारी रेल हॉरिजॉन्टल है, तो वो क्या होता है, इंस्टीड ऑफ फुल हेड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पूरा नहीं बैठता, ये पोर्शन को डैमेज करता है, वो ये पोर्शन को डैमेज करता है, ठीक है। तो अब भारतीय रेलवे में दोस्तों कैंटेड टर्नआउट की बात हो रही है, ठीक है। कैमटेक की नोट्स मैंने पहले ही देखी थी कि इसके उसमें कैंटेड टर्नआउट के बारे में बात हो रही थी, बहुत सारा काम हमारे आरडीएसओ ने कर दिया है ऑलरेडी इसके ऊपर, तो उसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया, इमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजी चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कैंटेड टर्नआउट्स प्रोवाइड बेटर राइडिंग क्वालिटी, कैंटेड टर्नआउट्स प्रोवाइड बेटर राइडिंग क्वालिटी, फुल कॉन्टैक्ट रहेगा तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, तो राइडिंग क्वालिटी अच्छी होगी। एट द सेम टाइम इंक्रीज सर्विस लाइफ, है कि नहीं, पूरे एरिया सरफेस के ऊपर जब पूरा 100% लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो स्ट्रेस होगा पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रिड्यूस होगा। भाई व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड अपॉन एरिया, बराबर। तो लोड तो कॉमन फिक्स है, आपका जो ट्रेन का लोड आ रहा है वो तो फिक्स है, लेकिन अगर एरिया कम हो जाएगी तो स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा ना भाई, रेल के खाली इनर एज के ऊपर पूरा लोड आएगा तो इट विल बी मोर स्ट्रेस्ड, तो उसका फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, वियर ज्यादा होगी। तो क्या कहा, कैंटेड टर्नआउट्स प्रोवाइड बेटर राइडिंग क्वालिटी, इंक्रीज सर्विस लाइफ एंड एनहांस्ड सेफ्टी। जब रेल के अंदर वियर एंड टियर ज्यादा नहीं होगा, अगर मेरी रेल के अंदर वियर एंड टियर ज्यादा नहीं हो रहा, तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि फ्रैक्चर जल्दी नहीं होंगे, तो सेफ्टी इंश्योर होगी। यही कहा, कैंटेड टर्नआउट्स प्रोवाइड बेटर राइडिंग क्वालिटी, इंक्रीज सर्विस लाइफ एंड एनहांस सेफ्टी। Canted turnouts may be procured on the basis of design or functional requirements and specifications approved by RDSO, ठीक है ना। तो कैंडिडेट टर्नआउट कहां से आपको प्रोक्योर करना, तो उसको क्या कहा, मे बी प्रोक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन और फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डिजाइन या फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड स्पेसिफिकेशंस अप्रूव बाय आरडीएसओ, ठीक है। तो कैंडिडेट टर्नआउट के बारे में यहाँ थोड़ी सी बात हुई है, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर हमारे भारतीय रेलवे में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, दैट इज मॉडर्न स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम। क्या कहा, मॉडर्न स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम, आधुनिक स्लीपर और फास्टनिंग सिस्टम। क्या कहा जा रहा है, इन मॉडर्न रेल नेटवर्क्स रेलवे ट्रैक इज डील्ड एज अ सिस्टम,
that is all the components of fastenings are designed, developed and procured together. क्या कहा, मॉडर्न रेल नेटवर्क के अंदर रेलवे ट्रैक को एक सिस्टम के तौर पर डील किया जाता है, जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है फास्टनिंग के, all the components of fastenings they are designed, developed and procured together. यानी फास्टनिंग के जितने भी कंपोनेंट्स है उनका जो डिजाइन, उनका डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट सब कुछ साथ में होता है. तो इससे एडवांटेज क्या होता है, thereby improving overall tolerances of fastening system. इससे क्या होगा कि ओवरऑल टॉलरेंस ऑफ फास्टनिंग सिस्टम इंप्रूव होगा. ठीक है, thereby improving overall tolerances of fastening system. In addition, the modern fastening system effectively addresses the problems associated with the present fastening system. यानी कि अब जो करंट हमारे पास जो फास्टनिंग सिस्टम है, क्या है हमारे पास करंट फास्टनिंग सिस्टम, इसके अंदर हमारे पास रबर पैड्स हुआ करती है, इसमें हमारी ईआरसी हुआ करती है, इसमें हमारी लाइनर हुआ करती है. तीन चीजें हैं हमारी बेसिक, बिल्कुल बेसिक अगर बात करें तीन चीजें हैं. तो इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है. क्या है वो, लाइक लाइनर के साथ क्या प्रॉब्लम है, तो कहा लाइनर बाइटिंग करोजन. करोजन होगा तो लाइनर बाइटिंग होती है. व्हाट इज मीन बाय लाइनर बाइटिंग, लाइनर बाइटिंग का मतलब सिंपल ये है, लाइनर बाइटिंग का सिंपल मतलब ये है कि जहां पर लाइनर होता है वहां पर करोजन होता है, तो रेल वहां से करोजन की वजह से, क्रस्ट वगैरह निकलने की वजह से, रस्ट होने से क्रॉस सेक्शन वीक हो जाता है, तो वहां से फ्रैक्चर होता है. तो लाइनर बाइटिंग करोजन एक इश्यू. दूसरा, ईआरसी के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ईआरसी जैम हो जाती है, तो जैमिंग एंड लूजनिंग ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप्स. बहुत दिन तक आपने लुब्रिकेशन नहीं किया तो जैम हो जाएगी, और अगर होल ऑब्लॉन्ग हो गया तो ईआरसी लूज हो जाएगी. उसका जो आई होगा जो इंसर्ट में जाता है वो अगर डायमीटर कम होगा तो लूज हो जाती है. तो इन लाइनर, एक लाइनर बाइटिंग करोजन लाइनर से रिलेटेड हो, ईआरसी से रिलेटेड हो गया जैमिंग एंड लूजनिंग ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप्स. इसी तरह से क्रशिंग ऑफ रेल पैड्स, जिसको हम लोग रबर पैड कहते हैं, वो बेसिकली टेक्निकल नेम उसका रेल पैड. तो क्रशिंग ऑफ रेल पैड, रेल पैड का हो, रबर पैड का हो, जीआरएसपी ग्रूव रबर सोल प्लेट को, सब एक चीज ही है. उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद कंटिन्यूस लोड की वजह से रबर पैड मेरी क्रश हो जाती है. तो ये प्रॉब्लम से मेरे जो करंट सिनेरियो में जो फास्टिंग सिस्टम है इसके साथ ये प्रॉब्लम है, लाइनर बाइटिंग करोजन, जैमिंग एंड लूजनिंग ऑफ इलास्टिक रेल क्लिप्स एंड क्रशिंग ऑफ रेल पैड्स. ठीक है, तो अब मॉडर्न फास्टनिंग सिस्टम में क्या होगा, क्या नई चीज ऐसी है, तो कहा मॉडर्न फास्टनिंग सिस्टम्स आर ऑफन कंटेम्पलेटेड विद फुल ऑटोमेटेड स्लीपर प्लांट्स टू इंप्रूव क्वालिटी थ्रू लेसर ह्यूमन इंटरवेंशन. यानी जो मॉडर्न फास्टनिंग सिस्टम्स होगी ये जो है आपकी फुली ऑटोमेटेड स्लीपर प्लांट के साथ में कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मर्ज की जाएगी, यानी उसके साथ में ही होगी. यानी मॉडर्न फास्टनिंग सिस्टम जो होगी उसके अंदर स्लीपर के साथ में फास्टनिंग भी होनी है. Modern fastening systems are often complemented with fully automated sleeper plants. Fully automated sleeper plants to improve quality, through lesser human intervention. देखिए मैनुअल वर्क जहां पर होता है, जहां मैन जो है लोग ज्यादा होते हैं वहां पर गलतियां होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं ना, ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा है. मोर ह्यूमन बीइंग, मोर विल द चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर, है कि नहीं. तो क्या कहा, फुली ऑटोमेटेड स्लीपर प्लांट्स में हम लोग मॉडर्न, मतलब ये पूरी स्लीपर बनाएंगे और मॉडर्न फास्टिंग सिस्टम भी हमारी होगी. तो कहा मॉडर्न फास्टिंग सिस्टम्स आर ऑफन कॉम्प्लीमेंटेड विद फुली ऑटोमेटेड स्लीपर प्लांट्स टू इंप्रूव क्वालिटी थ्रू लेसर ह्यूमन इंटरवेंशन. ठीक है ना, कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो. The production of sleepers and their machine based inspections are integrated. क्या कहा, the production of sleepers and their machine based inspections are integrated. यानी जो स्लीपर का जो प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री में स्लीपर बनेगी और उनका इंस्पेक्शन कैसा होगा, मशीनों द्वारा होगा. The production of sleepers and their machine based inspections are integrated which results into, जिससे फायदा क्या होता है, better tolerances, मॉडर्न फास्ट बेटर टॉलरेंसेस. यहाँ तक तो फायदा क्या होगा कि मशीन बेस्ड इंस्पेक्शन होगा तो टॉलरेंसेस बेटर होंगे, जो ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह होंगे, वेट वगैरह होगा, साइज होगा, ये टॉलरेंसेस उसके बेटर होंगे, यानी बेटर क्वालिटी चीज हमको मिलेगी. फिर क्या कहा, मॉडर्न फास्टनिंग फैक्ट्री fitted on the sleepers in parked condition can be supplied from the concrete sleeper plants.
क्या कहा, मॉडर्न फास्टनिंग फैक्ट्री फिटेड ऑन द स्लीपर्स, मॉडर्न फास्टनिंग फैक्ट्री fitted on the sleepers in park condition can be supplied from the concrete sleeper plant. एंड बेसिकली यहाँ पे क्या कहा है कि आपका जो ट्रैक होता है, तो ट्रैक के अंदर बेसिकली मेजर कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये होती है रेल होती है, स्लीपर होती है और बलास्ट होती है, रेल स्लीपर एंड बलास्ट। तो इसमें से बलास्ट तो फील्ड पे आपको जगह पे डालनी है, बची रेल स्लीपर और फास्टनिंग्स। तो क्या कहा उन्होंने कि भाई रेल भी आप अलग लाए, बलास्ट भी आपकी अलग है, लेकिन स्लीपर अलग आती थी, फास्टनिंग अलग आती थी, तो दोनों चीज एक साथ निकल लो, स्लीपर और फास्टनिंग एक साथ आए। तो क्या कहा, मॉडर्न फैक्ट्रीज फिटेड ऑन द स्लीपर्स इन पार्क कंडीशन कैन बी सप्लाइड फ्रॉम द कंक्रीट स्लीपर प्लांट, यानी कंक्रीट स्लीपर प्लांट पे ही स्लीपर के साथ में ही ये पूरी फिटिंग फास्टनिंग लगकर फील्ड पर आनी है। ठीक है, और इस जो टेक्निक को जो है, जो कन्वेंशनल हमारा ईआरसी बेस्ड जो हमारे फास्टनिंग से, इसको धीरे धीरे जो है बदली करना है मॉडर्न फास्टनिंग से, यानी कि आपकी ईआरसी वगैरह निकलेगी और अभी जो है नई नई फास्टनिंग आएगी। तो मॉडर्न फास्टनिंग फैक्ट्री फिटेड ऑन द स्लीपर, मॉडर्न फास्टनिंग फैक्ट्री फिटेड on the sleepers in park condition can be supplied from the concrete sleeper plant. Modern fastening system and automated sleeper manufacturing plants, क्या कहा, modern fastening system and automated sleeper manufacturing plant should progressively be used for better quality control and higher track standards. क्या कहा, modern fastening system and automated sleeper manufacturing plants should progressively be used for better quality control and higher track standards, है कि नहीं, बेटर क्वालिटी कंट्रोल हो इन ऑटोमेटेड स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर, और ट्रैक स्टैंडर्ड भी जो है उसका क्या हो कि हायर ट्रैक स्टैंडर्ड्स हो। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। यानी दोस्तों एक चेंज की बात आई थी कि कैंटलेस टर्नआउट है, तो कैंटेड टर्नआउट की बात हुई थी, और अभी यहाँ पर क्या बात हुई, मॉडल स्लीपर एंड फास्टनिंग सिस्टम, यानी कि आज की तारीख में आप जो ट्रैक में देख रहे हैं कि स्लीपरें होती है, उसके ऊपर रेल होती है, नीचे रबर पैड होता है, फिर लाइनर और ईआरसी वगैरह सब लगा के हम असेंबल कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एम्फोसाइज नहीं किया कि एग्जैक्टली मॉडल स्लीपर फास्टनिंग कौन सी होगी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो नैबला फास्टनिंग है, वॉस्लो है, और भी कई तरीके के फिटिंग्स एंड फास्टनिंग्स है। तो यहाँ उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई, लेकिन ये कह दिया है जो कन्वेंशनल चलता है कि जिसके अंदर ईआरसी लाइनर और रबर पैड होता है, उसको हटाना है हमको, मॉडल स्लीपर एंड फास्टनिंग की तरफ जाना है। ठीक है, तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों पैरा 1503, पैरा 1503, पैरा 1503। ठीक है, तो क्या कहता है पैरा 1503, बलास्टलेस ट्रैक सिस्टम, बलास्टलेस ट्रैक सिस्टम, बराबर, बलास्टलेस ट्रैक सिस्टम। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड बलास्टलेस ट्रैक इन टनल्स, वायाडक्ट, स्टेशन यार्ड्स, फॉर्मेशन इन कटिंग्स ड्यू टू lesser maintenance efforts and economical life cycle cost, बराबर। क्या कहा, इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड ballastless ट्रैक in tunnels, viaducts, station yards, formation in cuttings due to lesser maintenance efforts and economical life cycle cost. टनल के बारे में यहाँ पे इस करेक्शन स्लिप में कहा था ना कि जहां पर भी टनल, वायाडक्ट, स्टेशन यार्ड, फॉर्मेशन इन कटिंग हो तो वहां पर फेज मैनर में धीरे धीरे बलास्टलेस ट्रैक को इस्तेमाल करना, यही कहा है। इट इज डिजायरेबल टू प्रोवाइड बलास्टलेस ट्रैक इन टनल्स, वायाडक्ट, स्टेशन यार्ड, फॉर्मेशन इन कटिंग ड्यू टू lesser maintenance efforts and economical life cycle cost। ठीक है, ये चीज कही थी। दूसरा क्या कहा, BLT यानी बलास्टलेस ट्रैक शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज पर IRDSO, ballastless track should be constructed as per RDSO approved technical specification, sorry, technical eligibility and special conditions of contract for design and construction of ballastless track for Indian Railway। क्या कहा, ballastless track should be constructed as per RDSO approved technical eligibility and special condition of contract for design and construction of ballastless track for Indian Railways। ठीक है, बहुत सी बातें ballastless track के बारे में हमारे मैनुअल में पहले आ चुकी है, इसलिए उधर पे इधर को उन्होंने डायरेक्ट टू द पॉइंट उन्होंने बात की है, उसको डिफाइन करने नहीं गए हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा होगा पैरा 150
3। नेक्स्ट हमारा है इन स्लीपर पॉइंट मशीन। व्हाट इज इट? इन स्लीपर पॉइंट मशीन। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इसके आधार पे कोई डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए ये चीज, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से। इन स्लीपर पॉइंट मशीन क्या है? देखिए बेसिकली जब हमारा जो टर्नआउट वगैरह कहीं पर भी होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ कि समझो ये मेरा एक टर्नआउट का पार्ट है, तो ये मेरा एक स्ट्रेट ट्रैक हो गया एंड अकॉर्डिंगली ठीक है, एक कच्चा पक्का डायग्राम है हमारा, ये टर्न आउट साइड, ये मेन लाइन साइड। ठीक है, वी ऑल नो वेरी वेल, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म होता है, एसएनटी के कुछ रॉड्स वगैरह होते हैं और यहाँ पर आपका एसएनटी का जो मोटर पॉइंट वगैरह होता है, मोटर वगैरह फिटेड होता है ना इंटरलॉक वाले में, इस तरीके से मोटर ऑपरेट करते हैं। बराबर, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो यहाँ एक स्लीपर होती है, यहाँ एक स्लीपर होती है, इस तरीके से आसपास में सब जगह स्लीपर होती है ना। मैं पूरी स्लीपर ही नहीं बना के कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा मकसद वही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, दो स्लीपर के बीच में जो जगह है, जो हम लोग आम तौर पर कोई गाला कहता है, कोई कुछ कहता है, तो दो स्लीपर के बीच का जो गाला या दो स्लीपर के बीच का जो हिस्सा है, इसके अंदर जो है एसएनटी के जो रॉड्स वगैरह हुआ करते हैं ना, ये सारे के सारे होते हैं जो विच आर कनेक्टेड, दैट आर कनेक्टेड टू मशीन पॉइंट या पॉइंट मशीन। बराबर, ये अरेंजमेंट होता है। अब इसके मॉडिफिकेशन में क्या कहा है, इन स्लीपर पॉइंट मशीन आर डिजाइन इन सच a way that the point machine and other gears are completely housed in a shell which serves as a purpose। यानी उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का हो कि भाई ये जो पोर्शन है दो स्लीपरों के बीच में, ऐसा ना हो के एक हमारी एक स्लीपर हो, समझो मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक हमारी कोई होलो स्लीपर है, ठीक है, और इसी के अंदर से, इसी के अंदर से दोस्तों, ठीक है, कुछ जो रॉड्स वगैरह वगैरह होंगे, वो सारी की सारी चीजें कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट हो ना, समथिंग लाइक दिस, कि ये जो है पूरा का पूरा हाउस्ड है, जितने भी जो इसके अंदर जो होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा बाहर ले लिया इसको। ये एक केसिंग है, बेसिकली क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज जस्ट मियरली अ केसिंग ना, एक केसिंग है, उसकी कुछ थिकनेस होगी केसिंग की, और इसके अंदर से हमारा जो है ये जो रॉड वगैरह की हमने यहाँ पे दिखाया ना, एसएनटी की जो रॉड्स वगैरह, दे विल बी लाइक दिस, लाइक मे बी हो सकता है कि मैं एक अंदाजा बना के बता रहा हूँ कि ये जो पोर्शन अंदर है यहाँ से थोड़ा से बाहर चला गया ना, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ट्वेंट इनसाइड ना, थोड़ा सा प्लान में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट है कि एक जो है बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर से ही सारे रॉड पास होंगे आजू बाजू में, यानी जो क्रिप पोर्शन है ना, ये जो क्रिप पोर्शन है वो यूटिलाइज नहीं होगा। इन स्लीपर पॉइंट मशीन का मकसद है कि भाई ये जो आपके दो स्लीपर के बीच में जो पोर्शन होता है, क्रिप पोर्शन, उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इन स्लीपर पॉइंट machines are designed in such a way that the point machine and other gears are completely housed in a shell which serves as a sleeper। क्या कहा, इन स्लीपर पॉइंट machines are designed in such a way that the point machine and other gears are completely housed in a shell which serves as sleeper। there is no need there is no need for disconnection and removal of point machines from the track for tamping of turnouts wherein sleeper point machines are available। का क्या कहा, there is no need of disconnection and removal of point machines, there is no need of disconnection and removal of point machine from the track for tamping of turnout wherein sleeper movement takes wherein sleeper point machines are provided। RDS approved in sleeper point machine may be used in
place of ordinary point machine to ensure seamless stamping and improve maintenance. ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं. पॉइंट नंबर पैरा नंबर 1505, composite sleepers. composite sleepers क्या कहा जा रहा है? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिज टिम्बर्स, steel or channel H-beam sleepers have been provided on steel girder bridge. क्या कहा? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिज टिम्बर, स्टील चैनल H-beam sleepers have been provided on steel girders bridges. However, search for material as versatile as wood is on a leave is on for a long time to avoid problems of maintenance and fitment with steel channel or H-beam sleepers. ठीक है, क्या कहा? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिम्बर और स्टील और चैनल H-beam, स्टील चैनल या H-beam स्लीपर हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन स्टील गर्डर ब्रिज. अभी आप किसी भी जो है गर्डर ब्रिज पे जाएंगे तो आप या तो देखेंगे कि वहां पे चैनल स्लीपर लगा या तो H-beam लगा हुआ है कि नहीं? यही लगाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? However, search for material as well as good is on a long time to avoid problems of maintenance and fitment with material with steel channel or H-beam sleepers. क्या कहा? However, search for mineral as versatile as wood is on for a long time to avoid problems of maintenance and fitment with steel channel H-beam sleepers. Composite sleeper in an eco-friendly option having composite sleeper is an eco-friendly option having potential of suitable substitute for the bridge timber. क्या कहा? Composite sleeper is an eco-friendly option having potential of a suitable substitute for the bridge timber. RDS approved composite sleepers fittings may be used at special location. क्या कहा? RDS approved composite sleepers may be used at special locations. ठीक है, तो composite sleeper के बारे में देखिए, लकड़े का जो स्लीपर था ना दोस्तों, बहुत अच्छा हुआ करता था स्लीपर, वुडन स्लीपर. ठीक है, लेकिन रेलवे ने उसके पीछे बदली तो उसको चेंज कर दिया गया. बाद में हमारी दूसरी स्लीपर आ गई, लेकिन उसके कुछ जो चीजें था बहुत अच्छी थी. जैसे कि अभी आपको जो है सॉइंग करना है, ड्रिलिंग करना है, आप बड़ी आसानी से वुडन स्लीपर के अंदर यू कैन ड्रिल. आपको कट करना है, कटिंग भी बहुत आसान है, फिटिंग्स वगैरह लगाना वो भी सब ठीक था. अब क्या है कॉम्पोजिट में? क्या क्या है? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिज टिम्बर, स्टील चैनल और H-beam sleepers have been provided on steel girder bridge. However, search for a material as versatile as wood is on for a long time to avoid problems of maintenance, fitment with steel channel, H-beam sleepers. Composite sleeper is an eco-friendly option having potential of suitable substitute for the bridge timber. RDSO approved composite sleepers may be used at special locations. नेक्स्ट पैरा है दोस्तों आपका फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. देखिए दोस्तों, अभी एक नया टॉपिक है, फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग. पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग की थी. अभी थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा आपको बता देते हैं. ये जो हमारी कन्वेंशनल जो टेस्टिंग होती है यूएसएफडी टीम द्वारा, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर, जिसके अंदर हमारी जो मशीन होती है, चाहे वो एसआरटी हो या डीआरटी, यानी सिंगल रेल टेस्टर हो या डबल रेल टेस्टर, ये इसको हम लोग मैनुअल यूएसएफडी टेस्टिंग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं हम लोग पेडेस्ट्रियन यूएसएफडी टेस्टिंग कह सकते हैं.
चाहे कुछ भी बोलो, या इसको किसी व्हीकल में भी माउंट कर दो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। इसके अंदर अलग अलग प्रोब्स हुआ करते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? देर आर डिफरेंट प्रोब्स। लाइक एसआरटी के अंदर 9 प्रोब होते हैं और डीआरटी के अंदर 18 प्रोब होते हैं। ठीक है ना? नाउ व्हाट इज प्रोब? लाइक अगर कोई हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप हुआ है तो 0 डिग्री का प्रोब उसको डिटेक्ट करेगा ना, तो रेज उसकी परपेंडिकुलर जाएगी 90 डिग्री पर। तो कोई भी क्रैक जो भी होता है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे एक कच्चा पक्का एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज दिस इज माय रेल। ठीक है, ये मेरी रेल है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कौन सा डिफेक्ट आएगा, कहाँ आएगा, ये हमको बता के तो आएगा नहीं। इट कैन कम, डिफेक्ट कैन कम एनीवेयर। अब हॉरिजॉन्टल नेचर का कोई क्रैक है, कोई क्रैक है जो है हॉरिजॉन्टल नेचर का है, उसके लिए हमारे पास जो प्रोब डिजाइन की गई है आज की तारीख में दोस्तों, हमारे पास जो प्रोब है इसको, इस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए, उसको 0 डिग्री प्रोब कहते हैं। बेसिकली उसका फंक्शनिंग ऐसा है, कि वो जो है 90 डिग्री पे आती है। 0 डिग्री प्रोब 90 डिग्री नॉर्मल पे जाती है, फिर उसको बैक इको, ये मतलब बैक इको वगैरह आता है। ठीक है, तो बैक इधर आया, फिर बाद में रिटर्न जाएगा, तो बैक इको उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो आपको डिटेक्ट करके बताता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और प्रोब्स भी हुआ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और प्रोब बनाता हूँ, समझो मैं इसको नाम देता हूँ, ये 0 डिग्री था, समझो 70 डिग्री प्रोब है। एक 70 डिग्री का जो प्रोब होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है एग्जैक्टली ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि 70 डिग्री प्रोब जाएगा तो वो क्या करेगा कि कोई जो है क्रैक जो इंक्लिनेशन पर है, मैं जैसे मिसाल के तौर पर यहीं पर एक आधा क्रैक इंक्लिनेशन पे मैंने ले लिया, तो मेरा 70 डिग्री प्रोब क्या करेगा, नॉर्मल लाइन तो मेरी कुछ इस प्रकार से है, सो दिस इज द नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो 70 डिग्री प्रोब क्या करेगा, 70 डिग्री प्रोब आपका एक कुछ इंक्लिनेशन पे, यानी 70 डिग्री जैसा कहा, उधर पे से आएगा और वहां से आपको जो है ना इको वगैरह आपको मिलेगी, है कि नहीं? समझ रहे? मैं ज्यादा डिटेल में यूएसएफडी में नहीं जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यानी 0 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, 37 डिग्री, अलग अलग केसेस में अलग अलग क्रैक ओरिएंटेशन के लिए अलग अलग प्रोब्स इस्तेमाल करते हैं। PROB प्रोब, ये सबको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोब, वी कॉल इट एज प्रोब्स। तो आपका जो करंटली जो आपके पास जो है यूएसएफडी टेस्टिंग होती है, उसके अंदर अलग अलग प्रोब्स अलग अलग क्रैक के लिए आपको लगाने पड़ते हैं। फेज्ड अरे के अंदर दोस्तों क्या है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो क्या कहता है PAUT, यानी फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। PAUT इज एन एडवांस नॉन डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या अल्ट्रासोनिक टेक्निक। PAUT यानी phased array ultrasonic testing is an advanced non-destructive ultrasonic technique that permits the shaping and steering of the ultrasonic beam angles and enhanced beam coverage क्या कहा, phased array ultrasonic testing जो है, it is an advanced and non-destructive ultrasonic technique that permits the shaping and steering of the ultrasonic beam angles and enhanced beam coverage। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि इसकी प्रोब्स कैसे होती है या डिवाइस कैसा काम करता है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पे मैंने अलग अलग डिफेक्ट्स बना रखे थे ना, यहाँ पे मैंने अलग अलग डिफेक्ट्स बना रखे, जैसे यहाँ पर कहीं पे कोई होल भी है, कहीं यहाँ पे इस प्रकार का क्रैक है, कहीं पे क्रैक का ओरिएंटेशन कुछ और है, मिसाल के तौर पे आप समझे कि यहाँ पर भी क्रैक है या कुछ इस प्रकार से है, या समझो वर्टिकल है, अलग अलग ना भाई, फ्लॉ किस टाइप का होगा, क्रैक कैसा होगा, हमको थोड़ी पता है। तो फेज अरे का कॉन्सेप्ट जो दोस्तों है ना, फेज अरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हमने जब एक बार प्रोब एक हमने लगाई, तो ये क्या करेगा, व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस इज लाइक इट विल रोम एवरीवेयर। ये जो है ना हर हर एंगल, मतलब जैसे सूरज की किरणें होती है सब जगह पे प्रकाश देती है, बिल्कुल इस प्रकार से ये हर डायरेक्शन में जाएगी, और हर डायरेक्शन में जाने की वजह से वो क्या करेगी, हर चीज को क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। समझ रहे मेरी बात? तो अब प्रोब तो चलता रहना है, तो ये पोजीशन में यहाँ पे गए तो समझो ये डायरेक्ट ये वाला ले लिया, यहाँ से गए तो इसको पकड़ लिया, यानी अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी डिफेक्ट्स होंगे सारा का सारा ये ले लेता है ना। तो फेज्ड अरे ये इस तरीके से नॉन डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासोनिक टेक्निक है दैट परमिट्स द शेपिंग
and steering of the ultrasonic beam angles and enhanced beam coverage. The phased array beam sweeps across the entire section of the rail belt. जो भी रेज है वेब है उसका पूरा का पूरा सेक्शन हेड टू वेब फुट सारा का सारा वो देखती है ना. इट पासेस थ्रू एवरीथिंग. तो क्या कहा, द फेज्ड अरे बीम स्वीप्स across the entire section of the rail or weld, resulting in a recordable image that reveals defect hidden inside a rail or weld. जिससे फायदा क्या होगा, the phased array beam sweeps across the entire section of the rail weld, resulting in a recordable image that reveals defect hidden inside a rail or weld. कहाँ डिफेक्ट लोकेटेड है, क्या है, सारी की सारी तरह जगह वो घूमता है इस तरह से. ठीक है. अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा क्या है, फेज्ड अरे का जो है जो टेक्निक हम जो है इस्तेमाल करने की बात हो रही है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर हमको बताया. फेज्ड अरे हैज एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक. what exactly is the advantage, तो कहा since it shows defect representation in A scan, B scan, C scan and S scan. ठीक है. ए स्कैन, बी स्कैन, ए स्कैन तो अभी आप तो कन्वेंशनल मशीन में देखते हैं, अब थोड़ी सी बी स्कैन मशीन भी आ गई है, ऐसी सी स्कैन आया है, फिर बाद में एस है सेक्टोरियल स्कैन है ना, अलग अलग स्कैन आपको दे देगा. तो इट शोज डिफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ए स्कैन, बी स्कैन, सी स्कैन एंड एस स्कैन दैट कैन प्रोड्यूस more accurate results and provide a higher level of reproducible results which minimizes human error. तो इससे क्या होता है, अलग अलग स्कैन वगैरह होने की वजह से क्या होता है, डिटेल में आपको डिफेक्ट को आपको ओरिएंटेशन करना भी आसान हो जाता है और एक्यूरेटली आपका उसका साइज भी पता चल जाता है, तो ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. जो कन्वेंशनल हमारी यूएसएफडी टेस्टिंग होती है, अगर उसके अंदर यूएसएफडी की जो टीम है उन्होंने अगर बहुत ज्यादा तेजी से उन्होंने अगर स्कैनिंग कर लिया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो कोई एक आधा डिफेक्ट छूट सकता है, अनडिटेक्टेड रह जाएगा. बी स्कैन में यही कॉन्सेप्ट है ना कि आप दिन पूरा रिकॉर्डिंग कर लो, फिर ऑफिस में आके आप क्या करो, उसको चेक करो. हो सकता है कि शायद आपको फील्ड में कोई डिफेक्ट रहा होगा, आपको उस वक्त तो नहीं पता चला, लेकिन जब आप ऑफिस में आने के बाद देखते तो आप जो गो थ्रू करेंगे, जैसे कि क्या होता है, किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है अपने घर में मान के चले, ठीक है, अब वो दिन भर घर में है नहीं, ठीक है, और शाम को जब वो आता है तो उसको देखना है कि पूरे दिन की दिनचर्या में कौन आया गया, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो क्या करेगा, फास्ट फॉरवर्ड उसको जो है करके देख लेगा कि कहीं कोई चीज है क्या, कुछ अनयूजुअल है कि नहीं, ऐसे ही होता है ना. बिल्कुल यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जो रिकॉर्डिंग कर ली उसमें कहीं डिफेक्ट वगैरह कोई चीज इस प्रकार की है तो वो बाद में देख सकते हैं, तो बी स्कैन का ये फायदा होता है. तो क्या कहा कि फेज्ड अरे हैज एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक सिंस इट शोज defect representation in A scan, B scan, C scan and S scan that can produce more accurate results and provide a high level of reproducible results which minimizes human error. फिर कहा phased array ultrasonic testing technology has approved as approved by RDSO may be used for testing of rails or welds. अभी हमारी इस करेक्शन स्लिप में फेज्ड अरे को इस्तेमाल करने के लिए कहाँ कहा गया था, फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट में यूज करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रेलों और वेल्डों की जो टेस्टिंग जो फील्ड में होती है उसके लिए भी आरडीएस अप्रूवल है, तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मे बी यूज कहा, शुड बी यूज नहीं कहा, शुड बी का मतलब आदेश है, कहा जा रहा है कि कर सकते हैं, मे बी किया जा सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में. होप आप लोग को समझ में आया होगा सभी लोगों को. फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके बाद है हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप, पैरा 1507, हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप. अब क्या है हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप, व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप. तो ये हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप क्या है, कि जहाँ पे आपका जो है स्पीड आपकी जो है ना फ्लॉ या फ्रैक्चर के ऊपर जो है ना गाड़ियों की स्पीड जो परमिट हम करते हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है. मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इसको पढ़े, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं. पढ़े एक बार आप, होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप, हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप. अभी जो कन्वेंशनल हमारा है
1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट होती है। स्क्रू क्लैंप या रेल क्लैंप आपका जो है जॉगर फिश प्लेट का जो क्लैंप आता है वो आपने देखा है कि नहीं? बराबर है, वो हमने देखा है। अब इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके जो बोल्ट्स होते हैं फोर्ज्ड बोल्ट्स होते हैं, और जब गाड़ियां चलती है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो जहां पर डिसकंटिन्यूटी ट्रैक में होती है वहां पर आपने जो है रेल की फ्रैक्चर वगैरह है, कुछ फ्लॉ है, तो आप पट्टी तो लगा देते हो, लेकिन वाइब्रेशन होने से जो पट्टी को पकड़ के रखने के लिए जो क्लैंप हमने इस्तेमाल किया है, अगर वो ही खुद वाइब्रेशन के कारण अगर उसके जो नट्स लूज होने लगेंगे, तो वो इनसिक्योर हो जाता है कि नहीं? इसी वजह से उसकी कुछ लिमिटेशन होने की वजह से ही पहली गाड़ी को कहा गया था स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10 केएमपीएच, एंड फर्दर ट्रेन के लिए क्या कहा गया था कि अगर वहां पर कोई वॉचमैन डेप्यूट किया है तो 30 केएमपीएच पे गाड़ी पास करे, अगर वॉचमैन डेप्यूट नहीं किया तो 20 पे पास करे, यही कहा था। लेकिन फिर ये यही हमारा मैनुअल इसमें आप क्या आगे क्या कहता है कि भाई आपके यहाँ कहीं रेल फ्रैक्चर हुआ, या यूएसएफडी ने कोई आईएमआर मार्क किया, या कोई वेल्ड फ्रैक्चर हुआ, या किसी भी प्रकार का फ्लॉ अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप वहां पर 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट ही इस्तेमाल करेंगे बेसिकली। लेकिन इसमें जो क्लैंप होगी, क्लैंप जो होगी वो होगी हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप, दैट विल बी नथिंग बट हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप। यानी कि इसके अंदर टर्न्ड बोल्ट्स हुआ करते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? टर्न्ड बोल्ट्स हुआ करते हैं। तो टर्न बोल्ट्स होने की वजह से क्या होता है कि उसको टाइटनिंग वगैरह भी जो है ना वो भी मैनुअली नहीं करते, टॉर्क रेंच होता है, मशीन होती है बेसिकली, उसी से उसको टाइटनिंग किया जाए, तो पर्टिकुलर टॉर्क कितना देना है उतना ही टॉर्क दिया जाता है। तो क्या कहा हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप के बारे में? हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप्स आर बीइंग यूज्ड इन मेनी रेलवे सिस्टम्स टू एक्सपेडिट relaxation of the speed restriction on the discontinuities of the track, that is rail flaw, weld flaw, rail fracture, weld fracture। ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए हमारे सेक्शन की आप देख रहे हैं कि हाई स्पीड की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना? हमने अपने ट्रैक के अंदर बहुत सुधार किया है और हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअल हमारा 160 तक की बात करता है, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है। लेकिन जब कहीं किसी ट्रैक में किसी भी प्रकार की कोई बाधा पैदा हो जाती, कोई अवरोध पैदा हो जाए, या कोई खराबी आ जाए, डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तो क्या करना पड़ता है? उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको गाड़ी को खड़ा करना पड़ता है, ट्रैक को अनसेफ करना पड़ेगा, या अगर आप ब्लॉक लेना चाहते तो ब्लॉक लेके करेंगे, फिर उस काम को आप करेंगे, चाहे वो प्लान्ड वर्क हो या कहो कि आपका इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई हो। इन दोनों ही परिस्थिति में दोस्तों क्या होता है, गाड़ियों का डिटेंशन ज्यादा होता है। जस्ट इमेजिन कि कोई एक ट्रेन है, उसकी जो है वो 120 की स्पीड पे चल रही है पर्टिकुलर सेक्शन में, वो आमतौर पे एवरेज 120 की स्पीड में गाड़ी का आना जाना लगा होता है, और वहां पर एक रेल फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया? रेल फ्रैक्चर हो गया। अब रेल फ्रैक्चर हो जाने की वजह से तो पहला तो प्रोटेक्शन वगैरह करेंगे, सब कर लिया, उसके बाद इमरजेंसी रिपेयर को आए। इमरजेंसी रिपेयर में पट्टी आपने बांध दी, पट्टी बांधने के बाद में फिर ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कॉशन पे गाड़ी को, पहली गाड़ी स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10, फर्दर ट्रेन वॉचमैन है तो 30, नहीं है तो 20 पे चलाना, ये जो तरीका है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप इस्तेमाल करते हैं तो पहली ट्रेन तो स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10 पे जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो है जितनी भी ट्रेनें होंगी वो सीधे सीधे जो है आपके 50 केएमपीएच पे पास होगी। कितने पे? 50 केएमपीएच। तो क्या कहा? आरडीएसओ अप्रूव्ड हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप्स, RDSO approved high performance rail clamps may be used for permitting speed of 50 kmph and higher on track discontinuities। तो कितनी अच्छी चीज है ये कि एक हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी गाड़ी को डिटेंशन ज्यादा नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना जैसे 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, कुछ हो गया इंसिडेंट, 30 पे चला रहे हैं आप, लेकिन अगर वही अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है गाड़ी को जो स्पीड जो है 50 kmph तक जो है परमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर आपको नजरों के सामने एक हाई परफॉर्मेंस रेल क्लैंप का डायग्राम देखने को मिल रहा है आपको, वेरिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो है फिश प्लेट है, जो मैं रेड कलर से यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये मेरी फिश प्लेट है, 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट है। और इसमें यहाँ उन्होंने रेल क्लैप का इस्तेमाल किया है। मैं थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से देख पाए कि कहाँ की बात हो रही है। ये देखिए, ये येलो कलर का यहाँ पर एक है और यहाँ पर है, ठीक है ना? तो ये बोथ ऑफ दीज आर नथिंग बट रेल क्लैम्प्स। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, रेस्टोरेशन क्विक होता है, स्पीड भी आप जो है ज्यादा गेन
कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो बोल्ट्स आर टर्न, बोल्ट्स आर टर्न बोल्ट्स को इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो ये क्या करती है, बहुत अच्छी तरह से होल्ड करके रखती है। तो जब इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त आप जो है, पहली ट्रेन स्टॉप डेड एंड प्रोसीड विद 10 kmph ही होगी, लेकिन फर्दर सारी की सारी ट्रेन जो है आपकी 50 kmph से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस व्हाट वी से हाई परफॉर्मेंस क्लैम्प। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 यानी पैरा 1508, पैरा 1508, रेल इंस्पेक्शन व्हीकल। रेल इंस्पेक्शन व्हीकल क्या है ये? रेल इंस्पेक्शन व्हीकल, तो कहा रेल इंस्पेक्शन व्हीकल इज अ propelled vehicle borne rail head inspection and analysis system for use on the tracks। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? रेल इंस्पेक्शन व्हीकल हमारा जो है, रेल इंस्पेक्शन व्हीकल हमारी जो है, ये क्या है? एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, यानी खुद से चलती है। इसको कोई, जैसे कि हमारी ट्रैक मशीन होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। तो क्या कहा? रेल इंस्पेक्शन व्हीकल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बोन रेल हेड इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस, यानी रेल हेड का जो है इंस्पेक्ट करेगी वो, रेल का जो हेड होता है ना। द सेल्फ प्रोपेल्ड रेल इंस्पेक्शन व्हीकल कैन बी इंस्टॉल्ड विद रेल हेड प्रोफाइल इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस सिस्टम to facilitate advanced digital inspection of rails for selection of an optimum rail guiding program। तो यानी कि ये जो है क्या करेगा आपका, व्हाट वी से, रेल का जो हेड होता है उसका जो इंस्पेक्शन करेंगे, कॉरुगेशन है, वियर है, क्या है, सारा का सारा इसका इंस्पेक्शन करेंगे। तो एडवांस डिजिटल इंस्पेक्शन ऑफ रेल करता है ये, ठीक है ना। और उसी के आधार पे जो है आपको कितना ग्राइंडिंग करना है, कहाँ क्या अंडुलेशन से, कितना कॉरुगेशन से वो रिकॉर्ड करता है, अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम बताता है ना। तो ये आपको चूज करने के लिए आसानी होगी कि ऑप्टिमम रेल ग्राइंडिंग कितनी करनी है। तो रेल इंस्पेक्शन व्हीकल ये एक हो गई, ठीक है। फिर इमेजिंग ट्रैक टेक्नोलॉजीज में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मिलिंग ऑफ रेल। Milling of rail. Rail milling machine is meant to improve the worn profile of rail head to remove fatigued material having micro cracks of more than 0.3 mm size and other surface defects on the rail head। क्या कहा? रेल मिलिंग मशीन क्या करती है? ये जो आपका जो वोन प्रोफाइल होता है उसको इंप्रूव करती है, जो भी वियर एंड टियर होता है आपके रेल हेड में उसको। द रेल मिलिंग मशीन इज मीन टू improve the worn profile of rail head to improve fatigue material and having micro cracks of more than 0.3 mm, micro cracks of more than 0.3 mm size and other surface defects on the rail head एंड अदर सरफेस डिफेक्ट्स ऑन द रेल हेड, वो सबको निकाल देती है। सरफेस डिफेक्ट्स को निकाल देगी, माइक्रो क्रैक्स मोर देन 0.3 mm साइज के होंगे उनको ये निकाल देती है। ओके, ये बेसिकली इसका काम है रेल मिलिंग मशीन का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पैरा 1510। पैरा 1510 क्या है ये? रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन। आज की तारीख में दोस्तों इंस्पेक्शन कैसा हो रहा है? आज की तारीख में पुश ट्रॉली का इस्तेमाल कई जगह किया जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है? इन ऑर्डर टू कैरी ऑफिशियल्स फॉर इंस्पेक्शन a self-propelled rail cum road inspection vehicle, that is RCRIV, in order to carry officials for inspection, a self-propelled rail cum road inspection vehicle may be used to रिप्लेस एग्जिस्टिंग मैनुअल पुश ट्रॉली इन फेज्ड मैनर। यानी धीरे 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 जितनी भी मैनुअल पुश ट्रॉली है ना, जो धक्का मार के चलाई जाती है, ट्रॉली मैन दौड़ते हैं थोड़ा दूर तक फिर चढ़ जाते हैं उसके ऊपर मोमेंटम गेन करने के बाद में, अब इट विल बी हिस्ट्री नाउ, उसको बंद करने की बात हुई है। इन ऑर्डर टू कैरी ऑफिशियल्स फॉर इंस्पेक्शन, अ सेल्फ प्रोपेल्ड रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल में बी यूज्ड टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मैनुअल पुश ट्रॉली इन फेज्ड मैनर। इट इज केपेबल ऑफ व्हाट? रेल कम रोड व्हीकल जो है ना, रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल की बात चल रही है, दैट इट इज केपेबल ऑफ फैसिलिटेटिंग safe travel on electrified or non-electrified section। It is capable of facilitating safe travel on electrified and non-electrified sections।
ठीक है, तो इसके बारे में बात हो गई। रिप्लेसमेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि पुश ट्रॉली हटाओ, रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल लाओ फेज्ड मैनर में। फिर बात हो रही है हमारी रेल के हमारी जो रेल होती है ना, उसकी बात हो रही है। एडवांसमेंट्स इन रेल्स, एडवांसमेंट्स इन एडवांसमेंट इन रेल्स, क्या कहा जा रहा है? न्यू रेल ग्रेड्स ऑफ 60 इवन प्रोफाइल, R260, R260 NC and R350 HT have been developed comparable to global standards to meet the requirements of high speed and high axle load on Indian railway network and to align with best international practices in rail manufacturing। क्या कहा? रेलों के अंदर क्या भी चेंजेस आई है, एडवांसमेंट आई है, तो अलग अलग रेल की ग्रेड आ गई है। यानी 60 यूआईसी की रेल तो थी, बाद में उसमें आ गया 60 E1, R260, R260 NC, R350 HT, ये सारे डेवलप किए गए हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पार में हमने डेवलप किया बेसिकली भारतीय रेलवे ने। क्यों? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्पीड एंड हाई एक्सल लोड ऑन इंडियन रेलवे, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्पीड एंड हाई एक्सल लोड ऑन इंडियन रेलवे, to align with best international practices in rail manufacturing process, sorry, what do you say? To align with the best international practices in rail manufacturing। यानी देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेशनल रेलवे जो है, यानी यूआईसी, यूनियन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे, उसके स्टैंडर्ड से या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग रेलें अगर हमारी बनाएंगे, तो उसका प्रोफाइल अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? वी कैन एक्सपोर्ट आर रेल्स, वी कैन एक्सपोर्ट आर रेल्स, तो भी एक बिजनेस है ना। तो ये भी है, क्या कहा गया कि वर्सेटाइल, यानी कॉम्पेटिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। ठीक है, चलो ठीक है, अब इसके अंदर एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं यहाँ पर R260 रेल के बारे में। तो R260 रेल हैज बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू 880 ग्रेड रेल्स। जो आपकी कन्वेंशनल 880 ग्रेड रेल होती है, तो R260 की जो रेल होती है उसकी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ज्यादा बेटर है। क्या कहा? R260 रेल हैज बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू 880 ग्रेड रेल। ठीक है, 880 ग्रेड रेल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर उसकी जो है प्रॉपर्टीज है। दूसरा क्या कहा? R260 NC, व्हाट इज R260 NC? तो इट इज निकेल क्रोमियम कॉपर ग्रेड रेल। R260 is nothing but nickel chromium copper grade rail has been developed to resist severe corrosion environment in coastal and industrial region, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा करोजन होता है, सीवियर करोजन एनवायरमेंट है, जैसे कि कोस्टल और इंडस्ट्रियल रीजन में, वहां R260 NC रेल यानी R260 निकेल क्रोमियम कॉपर रेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जल्दी करोड नहीं होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ R260 NC rails are similar to that of R260 ग्रेड रेल, यानी R260 ग्रेड रेल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टी मिलती जुलती R260 NC की भी है। फिर क्या कहा? R350 HT is heat treated rail suitable for higher axle load। R350 HT as the name suggests heat treated है, तो क्या कहा? R350 HT is heat treated rail suitable for higher axle load। नेक्स्ट पैरा है दोस्तों, पैरा 1512, पैरा 1512 क्या कहता है ये? पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स। पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट, सॉरी पोर्टेबल नहीं, पोर्टेबल है, सॉरी, हाँ, पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैनुअल मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग। देखिए बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, ये भी अभी की तारीख में हम लोग जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जो इंस्पेक्शन करते हैं, है कि नहीं, तो उसमें जो मेजरमेंट किया जाता है मैनुअली किया जाता है ना, स्ट्रेट एज वगैरह ले लिया जाता है, कोई टेप ले लिया जाता है, या कोई ऐसा टूल ले लिया जाता है, उसको मैनुअली हम लोगों को मेजर करना पड़ता है। और इसके अंदर हमेशा
मैनुअल सिस्टम के अंदर आप एक चीज समझ लें कि इट विल ऑलवेज बी, मैनुअल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमेशा जो है ना ह्यूमन डेफिशिएंसी या इनएक्यूरेसी इन्वॉल्व होगी। लेकिन अब तक नहीं था सिस्टम, अब आ गया। क्या कह रहे हैं? पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम होगा जिससे की सहायता से आपको मेजरमेंट लेना है। क्या कहा? इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैनुअल मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग कैन बी यूज्ड। तो क्या कहा? क्या इस्तेमाल करना? पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, this can be used. It will progressively replace the existing system of manual measurement. तो ये तरीका अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम, तो धीरे धीरे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो मैनुअल मेजरमेंट की प्रथा है वो खत्म हो जाएगी। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम, अच्छा इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा? तो कहा कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स इन पैरामीटर्स मेजर्ड मैनुअली विल बी रिड्यूस, है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो भी एरर्स होंगे, जो मैनिपुलेशन नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स इन पैरामीटर्स मेजर्ड मैनुअली विल बी रिड्यूस, जो भी एरर होने के चांसेस हैं वो जरा कम हो जाएंगे मैकेनाइज होने से ना। आगे क्या कहा? दिस विल ऑल्सो रिजल्ट, दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन टाइम सेविंग इन मेजरमेंट एंड रिडक्शन इन मैन पावर डिप्लॉयड इन द वर्क। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन टाइम सेविंग इन मेजरमेंट्स, इससे क्या होगा? मेजरमेंट में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मैन पावर भी कम लगेगा काम के अंदर, ठीक है? क्योंकि क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि लाइक टर्नआउट है, तो टर्नआउट का अगर आपको देखना कितना डिग्री का कर्व है, टर्नआउट हो या प्लेन ट्रैक हो, तो आप क्या करेंगे कि दो लोग होंगे जो स्ट्रिंग को होल्ड करेंगे, हेम्प कॉर्ड जिसको हम कहते हैं, उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर तीसरा बंदा जाएगा, फिर मेजरमेंट करेगा। यानी एक छोटा सा काम है, उसके लिए कितने लोग लग रहे हैं? मिनिमम 3 लोग लग रहे हैं। अगर रीडिंग लिखने वाला भी अलग होगा तो 4 आदमी लग जाएंगे, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है? ट्रैक ज्योमेट्री सिस्टम से ये आपका जो सिस्टम से ही लेगा। तो क्या कहा? इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैनुअल मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पोर्टेबल ट्रैक ज्योमेट्री मेजरमेंट सिस्टम फॉर पॉइंट एंड क्रॉसिंग कैन बी यूज्ड। इट विल प्रोग्रेसिवली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मैनुअल मेजरमेंट। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम, magnitude of errors in parameters measures manually will be reduced, ठीक है नहीं? तो जो भी मैग्नेटिक जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर होगा आपका मैनुअली काम करेंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस विल आल्सो रिजल्ट इन टाइम सेविंग इन मेजरमेंट, इससे क्या होगा? मेजरमेंट में भी टाइम जरा कम लगेगा। दिस विल आल्सो रिजल्ट इन टाइम सेविंग इन मेजरमेंट एंड रिडक्शन इन मैन पावर डिप्लॉयड इन द वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार। ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, जिसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्या एब्रिवेटेड एज, व्हाट इज इट? जीपीआर, ground penetration radar. Ground penetration radar survey is a non-invasive method and method that uses high frequency radio waves. क्या कहा? ground penetration radar survey is a non-invasive method that uses high frequency radio waves, yielding data with very high resolution in short amount of time, which can be utilized for assessing the ballast health and condition of railway track bed. क्या कहा? yielding data with high resolution in a short amount of time, which can be utilized for assessing the ballast health and condition of railway track. ठीक है, आप ये समझ पाए ये क्या कह रहे हैं? यानी ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम क्या? देखिए अभी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी आप थोड़ा सा समझ पाएंगे। फिर आमतौर पे दोस्तों, जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, बीसीएम मशीन चलानी है, हमें क्या करना है? बीसीएम मशीन हमको चलानी है। अब बीसीएम मशीन हमको चलानी है तो हमको ये देखना पड़ेगा उसके अंदर कि भाई टोटल एक सर्वे करना पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा। तो जीपीआर सर्वे, जिसको हम कहें ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सर्वे, विल हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द क्लीन एंड फाउल बलास्ट कंडीशन ऑफ बलास्ट। यानी इससे हमको ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कि टोटल क्वेश्चन कितना है वो पता चल जाएगा, क्लीन कितना है, कितना फाउल है, ये आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो जीपीआर सर्वे विल हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द क्लीन एंड fouling ballast of condition of ballast
लोकेशन ऑफ बैड फॉर्मेशन, नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बैड फॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ बैड फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कहां कहां पे फॉर्मेशन में गड़बड़ है, विच विल हेल्प इन साइंटिफिक एंड रेशनल प्लानिंग ऑफ डीप स्किलिंग ऑफ बलास्ट एंड फॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन। इससे आपको सब चीज पता चलेगी, है कि नहीं। बलास्ट को स्कैन करेगा तो टॉप लेयर में कहीं फाउलिंग है पता चलेगा, कहीं पे जो है क्लीन बलास्ट क्वेश्चन कम है, या बलास्ट में जो है फाउलिंग का मतलब ये भी होता है ना कि जैसे कि सब मिक्स हो जाए, मिट्टी वगैरह फाउल हो गई है, फॉर्मेशन खराब है, कहीं यील्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये आपको जीपीआर बताएगा, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार से ये सब चीजें मिलेगी। तो जीपीआर सिस्टम विल बी माउंटेड ऑन अ डेडिकेटेड व्हीकल। तो जीपीआर सिस्टम जो है अपने से नहीं चलेगा, ये सिस्टम को माउंट करना पड़ेगा। तो जीपीआर सिस्टम विल बी माउंटेड ऑन अ डेडिकेटेड व्हीकल and shall be deployed for scanning of ballast and top layer of formation, ठीक है। जीपीआर सर्वे will help in assessment of the clean and fouling condition of ballast, locations of bad formation, etc., which will help in scientific and rational planning of deep skinning of ballast and formation rehabilitation, etc. Point number 14, unattended track inspection system on smart loco, ठीक है। क्या कहा, अनअटेंडेड ट्रैक इंस्पेक्शन सिस्टम ऑन स्मार्ट लोको, यूटीआईएस शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है बेसिकली दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा क्या है। स्मार्ट लोको इज एन ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या है ये, एक ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। स्मार्ट लोको इज एन ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन लोकोमोटिव टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ वेरियस components of loco and report it to base station on real time basis with and generate alerts। क्या कहा, स्मार्ट लोको इज एन ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन लोकोमोटिव। ये मॉनिटरिंग सिस्टम किस पे लगा है, लोकोमोटिव पे, टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ वेरियस वाइटल कंपोनेंट्स, है कि नहीं। क्या करता है, जितने भी आपके जो लोको के कंपोनेंट्स हैं उसके हेल्थ वगैरह को मॉनिटर करता है, एंड रिपोर्ट इट टू बेस स्टेशन ऑन रियल टाइम बेसिस एंड जनरल अलर्ट्स, ठीक है। इसमें कुछ भी कमी बेशी है तो वो आपको मैसेजिंग करता रहेगा कंसर्न को, और अलर्ट जारी करता रहेगा। Unattended track inspection system can be mounted on smart locomotive for assessing the track health, including condition, monitoring of track components, generating alerts, and facilitating predictive maintenance of railway track on dedicated routes on Indian Railways. The unattended track inspection system may have following subsystem। क्या क्या होगा इसके अंदर, तो पहले कहा कि लाइन स्कैन वीडियो इंस्पेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम फॉर कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक कंपोनेंट, यानी कि एक तो होगा कि लाइन स्कैन वीडियो, जैसे गाड़ी जा रही है तो उसका वीडियो इंस्पेक्शन होगा, है कि नहीं। दूसरा क्या है, मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सल बॉक्स लेवल, है कि नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ मेजर करेंगे, तो एक्सल बॉक्स लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, है कि नहीं। और तीसरा है सिस्टम फॉर ड्राइवर्स व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी ड्राइवर जो देखता है उसकी रिकॉर्डिंग पूरी है ना, स्क्रीन पे उसको जो दिखाई दे रहा है, सामने का नजारा दिख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग। तो क्या कहा, द अनअटेंडेड ट्रैक इंस्पेक्शन सिस्टम में है फॉलोइंग सब सिस्टम्स। पहला है लाइन स्कैन वीडियो इंस्पेक्शन सिस्टम फॉर कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैक कंपोनेंट्स। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सल बॉक्स लेवल। तीसरा है सिस्टम फॉर ड्राइवर्स व्यू वीडियो रिकॉर्डिंग। ये इतनी सारी चीजें इसके अंदर होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ट्रैक को मॉनिटरिंग करने के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कहा था ना कुछ मिस्टेक जैसा मुझे प्रतीत हो रहा वो ये है कि स्मार्ट लोको इज एन ऑनबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन लोकोमोटिव टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ वेरियस वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक, होना चाहिए मेरी नजर में ये, मेरी नजर में ये ट्रैक होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक एंड रिपोर्टेड टू बेस स्टेशन सो एंड सो, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 15 यानी पैरा 1515, vehicular ultrasonic system for rail testing। वेहिकुलर अल्ट्रासोनिक सिस्टम फॉर रेल टेस्टिंग, यानी कि मशीनों द्वारा यूएसएफडी टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्या कहा, दी vehicular ultrasonic test system can either be rail bound or rail cum road type
सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। क्या कहा, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो अभी रेलों की होगी, जो रेल बाउंड होगी या रेल कम, आइदर भी रेल बाउंड यानी कि सिर्फ पटरी पे चल सकती है, दूसरा या ये हो सकता है कि रेल कम रोड व्हीकल हो, रेल पे भी चले और रोड पे भी चले। ठीक है, अब इसके अंदर स्पर्ट कार क्या होती है, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक rail testing, that is spurt car is rail bound vehicle equipped with advanced USFD system for detection of internal defects in rails or wells. क्या कहा, the vehicular ultrasonic test system can either be rail bound or rail cum road type self propelled vehicle. Self propelled ultrasonic testing car is rail bound vehicle equipped with advanced USFD system for detection of internal defects in rail well. ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके अंदर पॉइंट्स है, अभी पहला है हमारा रेल कम रोड व्हीकल। पहला क्या है, रेल कम रोड व्हीकल अल्ट्रासोनिक सिस्टम, RCRV, रेल कम रोड व्हीकल अल्ट्रासोनिक सिस्टम। देखिए बेटा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेल कम रोड व्हीकल अल्ट्रासोनिक सिस्टम RCRV है, और जो दूसरा एक था वो RCIV, RCRIV दोनों अलग चीजें। ये क्या है, रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल है, और ये जो है आपको मैंने यहाँ पे जो बताया, ये है रेल कम रोड व्हीकल अल्ट्रासोनिक सिस्टम। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो रेल कम रोड व्हीकल अल्ट्रासोनिक सिस्टम के बारे में क्या कहा जा रहा है, एट प्रेजेंट पेडेस्ट्रियन अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन सिस्टम सिंगल रेल टेस्टर डबल रेल टेस्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स इन रेलवेज which is low, which is slow and subjective and depends on the expertise of the operator. अब मैं एज ए यूएसएफडी ऑपरेटर मान के चलो, मैं जाके स्कैनिंग करता हूँ, कई जगह पे से मैं गुजरता हूँ, मिसाल के तौर पे मुझे एक या दो डिफेक्ट कहीं पे फ्लॉ मालूम पड़े, मैंने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया, जो भी करना है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा तजुर्बा रखता है, मान के चले वो थोड़ा सा ज्यादा तजुर्बा रखता है यूएसएफडी में, वो आके उसको टेस्टिंग करेगा वही पैच को। हो सकता है मैंने जब टेस्टिंग किया वहां डिफेक्ट 2 ही नजर आए, उसने टेस्ट किया तो 4 निकल आए, 5 निकल आए। तो क्या हुआ यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि द जो करंट सिस्टम है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरनल डिफेक्ट्स, डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर की एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है, विद द इंक्रीज इन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, with the increase in speed and frequency of trains moving on track for this testing has become difficult. अब क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो गई है, फ्रीक्वेंसी भी ट्रेन की ज्यादा हो गई है, तो मार्जिन मिलता नहीं है हमारे पेडेस्ट्रियन रेल यूएसएफडी टेस्टर को कि सही तरीके से जो है इंस्पेक्शन कर सके। तो उसके लिए जरूरत महसूस हुई रेल कम रोड व्हीकल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करेंगे। रेल कम रोड व्हीकल जो है RCRV with fitted with ultrasonic flaw detection system is a versatile vehicle used for ultrasonic testing of rail welds. ठीक है, ये क्या करती है, आपका जो है रेल या वेल्ड के अंदर कोई भी अगर किसी प्रकार का जो डिफेक्ट होगा तो उसको डिटेक्ट करेगी। RCRV is capable of running on road as well as on track। जैसा इसका नाम है रेल कम रोड व्हीकल, तो सीधी सी बात है कि ये जो है आपकी सड़क पे भी चलेगी और ट्रैक पर भी चलेगी। The design speed of the vehicle on track is about, ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है, the design speed of the vehicle on track is about 80 kmph in transit and 40 kmph in testing mode। ठीक है, the design speed of the vehicle on track is about 80 kmph in transit and 40 kmph in testing mode। ठीक है, rail cum road vehicle fitted with USFD testing system is in under development stage for Indian Railways network। क्या कहा, रेल कम रोड व्हीकल से रिलेटेड जो हुई है ना, अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। ठीक है, तो RCRV फिटेड विद यूएसएफडी टेस्टिंग सिस्टम इज अंडर development stage for Indian Railways। The sophisticated software used in RCRV based on vehicular USFD system captures। ठीक है, अब जो नया फीचर क्या है, the
sophisticated software used in rail cum road vehicle based on vehicular USFD system captures, filters and analyzes the testing data to produce a list of suspected defects along with the location. Confirmatory testing of the suspected defect. Confirmatory testing of the suspected defect locations is carried out using manual USFD टेस्टिंग सिस्टम। यानी बेसिकली मैनुअल हमारा थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड जा रहा है, यानी थोड़ा सेफर साइड, कंजर्वेटिव तो नहीं कहूंगा, मॉडर्न पे तो हम जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सेफर साइड जा रहे हैं। तो क्या कहा, रेल कम रोड इंस्पेक्शन व्हीकल हमारी जो होगी ये आपकी वर्सटाइल इन नेचर है, ये रोड पे भी चल सकती है, ये ट्रैक पर भी चल सकती है, और जब मशीन ट्रांजिट में है ट्रैक पर, यानी कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, थ्रू लाइन क्लियर जिसको हम कहते हैं, तो वहां क्या कहा, द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन ट्रैक इज अबाउट 80 kmph इन ट्रांजिट में 80 kmph तक जा सकती है, एंड 40 kmph इन टेस्टिंग मोड में 40 kmph से। तो RCRV fitted with USFD टेस्टिंग सिस्टम इज इन अंडर डेवलपमेंट स्टेज फॉर इंडियन रेलवेज। ठीक है, ये हो गया। और बाद में ये तो मैंने आपको बता दिया था, ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर की सहायता से जो है व्हीकल यूएसएफडी सिस्टम कैप्चर करता है, फिल्टर करता है, डेटा एनालाइज करता है एंड अकॉर्डिंगली हमको देता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कहा, जो मशीन से जो नतीजे आएंगे, कहीं पे डिफेक्ट बताया, कुछ उसने बताया, तो उसको क्या करना हमने, हमें करना ये है कि हमें उसको कंफर्म करना है। तो क्या कहा, कंफर्मेटरी टेस्टिंग ऑफ द सस्पेक्टेड डिफेक्ट लोकेशंस इज कैरिड आउट यूजिंग मैनुअल यूएसएफडी टेस्टिंग सिस्टम। क्या कहा, कंफर्मेटरी टेस्टिंग ऑफ द सस्पेक्टेड डिफेक्ट लोकेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग मैनुअल यूएसएफडी टेस्टिंग सिस्टम। मैनुअल यूएसएफडी टेस्टिंग सिस्टम से उसको वेरीफाई कर ले, यानी लंबा चौड़ा मेरा सेक्शन है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक, समझो यहाँ पर मैं जगह जगह मेरी लाइन है और मैं यहाँ पे टेस्टिंग करते बैठ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये पर्टिकुलर कोई एक जगह है जहाँ पर हमको जो है कोई डिफेक्ट नजर आ गया है कि नहीं, वी गॉट टू नो, तो यहाँ पे डिफेक्ट आ गया, तो क्योंकि पूरे मशीन ने जो टेस्टिंग की थी तो सब जगह किया था इसने, ये यहाँ से टेस्ट करते हुए जा रही थी और इसको यहाँ पर एक डिफेक्ट नजर आ गया। तो जो है यहाँ पर ये जो स्पॉट जहाँ पर बताया है, तो क्या कहा है, इसको जो है थोड़ा सा एक बार जो है ना डॉक्टर्स कंफर्म करेंगे। कंफर्मेटरी टेस्टिंग ऑफ द सस्पेक्टेड डिफेक्ट लोकेशन इज कैरिड आउट यूजिंग मैनुअल यूएसएफडी टेस्टिंग सिस्टम। तो मैनुअल यूएसएफडी से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, ये एक हो गया रेल कम रोड इंस्पेक्शन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। दूसरा है सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, स्पर्ट जिसको हम कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज स्पर्ट। क्या कहा इसके बारे में, सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार। ठीक है, स्पर्ट कार इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग एट 40 kmph। स्पर्ट कार जो है 40 kmph की स्पीड से चल सकती है, इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग एट 40 kmph, यानी 40 kmph की स्पीड पे टेस्टिंग की जा सकती है। चलाना अलग चीज है, टेस्ट करना हमारा मकसद है। तो स्पर्ट कार इज केपेबल ऑफ टेस्टिंग एट 40 kmph। द सॉफ्टवेयर यूज्ड इन स्पर्ट कार कैप्चर्स, फिल्टर्स एंड एनालाइजेस द डेटा, analyzes the testing data to produce the list of suspected defects along with the location. Confirmatory testing of the suspected defect location is carried out using manual USFD testing system. क्या कहा, confirmatory testing of the suspected defect location is carried out by using manual USFD testing। तो सेल्फ प्रोपेल्ड में भी यही है, स्पर्ट है ये भी चलते चलते टेस्टिंग करते थे, यहाँ पर भी यही सेम चीज कही गई है कि जो भी होगा यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह जो की जाएगी, तो जहां पर भी आपको डिफेक्ट कहीं नजर आएंगे तो उसको मैनुअल यूएसएफडी से उसको क्या क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है, देन क्या कहा जा रहा है, सेल्फ प्रोपेल्ड हाई स्पीड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग व्हीकल्स offer a modern solution to the limitations of the manual USFD system on the Indian railway network। क्या कहा, self-propelled high-speed ultrasonic testing vehicles offer a modern solution to the limitations of the manual USFD system on the Indian railways। ठीक है, ये हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड high speed ultrasonic testing vehicle offer a modern solution to the limitations of the manual USFD system on the Indian railway network। तो दोस्तों ये देखा आपने, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, जो ये पैरा नया ऐड हुआ था, चैप्टर नया ऐड हुआ था, इसके अंदर पैराग्राफ थे। बेसिकली पूरा का पूरा ये जो चैप्टर ही है जिसमें मैंने आपको जो एक एक मॉडर्न इमर्जिंग टेक्निक्स के बारे में जो बात हुई, इमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजीज बारे में थोड़ा सा आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी।
एंड आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप लोग जो है और भी अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें।